हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और जैसा कि हमने हिंदी साहित्य पढ़ाना शुरू कर रखा है और आज पूर्ण रूप से हम आदिकाल की वीडियो लेकर आए हैं कि आदिकाल का जो काव्य परंपरा है वो कहाँ से शुरू हुई, कौन कौन सी बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए, कहाँ से आदिकाल के अंदर प्रश्न बनते हैं। तो ये सारी बातें हम पढ़ेंगे और हिंदी साहित्य की मतलब मुख्य तौर से अब यहाँ से आदिकाल की क्लासेस शुरू हो जाती हैं। इससे पहले हमने हिंदी साहित्य के इतिहास, जैसे कि हम हिंदी साहित्य पढ़ रही हैं तो हिंदी साहित्य को 4 भागों में बांटा गया है। तो पहला जो काल है वो आदिकाल आता है। तो हिंदी साहित्य क्या है, इसके लिए मैंने अभी तक जो है 5 वीडियो डाली हैं और उन सब में मैंने हिंदी साहित्य लेखन कब से लिखा गया, कौन कौन से इतिहास के हिंदी साहित्य इतिहास के ग्रंथ हैं और उनमें जो है हिंदी साहित्य को काल विभाजन क्या है, हिंदी साहित्य के काल को किस किस ने क्या क्या नाम दिया, ये सारी बातें हम अब तक पढ़ चुके हैं। तो दोस्तों, हिंदी साहित्य के इतिहास LT ग्रेड जो यूपी में वैकेंसी निकली हुई है उसके लिए, TGT PGT एस्टेट वालों के लिए और साथ में EMRS वालों के लिए, और जो भी टेट होंगे आपके, CUT हो चाहे वो टेट हो, जहाँ पर भी हिंदी साहित्य पूछा जाता है, सभी के लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि कल मैंने वीडियो नहीं डाला तो अब दिवाली तक एक आध दिन ऐसे मिस हो सकते हैं, थोड़ा सा बिजी शेड्यूल है। और इसमें क्या है कि व्यूज़ भी बस 50 के आसपास आ रहे, तो मैंने सोचा कि बहुत ज़्यादा बच्चे नहीं हैं, एक दो बच्चे हैं जो बिल्कुल सीरियसली वीडियोस को देखते हैं। तो आप सभी के अगर अच्छे व्यूज़ आते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो के लिए कि काफ़ी सारे बच्चे जुड़ रहे हैं। और आप कमेंट भी नहीं करते हैं, तो जैसे ही कमेंट आते हैं, लाइक आते हैं, व्यूज़ आते हैं, तो वो मोटिवेशन का काम करते हैं और फिर मैं भी सब काम छोड़कर सोचती हूँ कि हाँ, वीडियो ज़रूर डालनी है। तो दोस्तों, आप वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए, क्योंकि यहाँ पर हम निःशुल्क क्लासेस प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो दोस्तों, आदिकाल की मैं शुरुआत करती हूँ और पूर्व पीठिका जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि पूर्ण रूपेण आदिकाल को पढ़ने से पहले कुछ एक बातें हैं जिनका आपको पता होना चाहिए कि आदि साहित्य पढ़ रहे हैं हम, हिंदी साहित्य। तो हिंदी साहित्य को 4 भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहला काल आदिकाल से शुरुआत होती है, लेकिन उससे पहले कुछ बातें हैं। देखो, कोई भी चीज़ जो है ना, कोई भी साहित्य एक पर्टिकुलर पॉइंट से शुरू नहीं हो सकता, उससे पहले कुछ एक बातें होती हैं, तभी ये पॉइंट बनता है यहाँ जाकर। तो कुछ एक बातें हैं जिनका आपको पता होना चाहिए। और आदिकाल के बारे में जो मैं आपको कुछ बताऊंगी वो ये कथन किसके संदर्भ में है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा वर्णित आदिकाल के संदर्भ में है। यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो अपना हिंदी साहित्य का इतिहास नामक पुस्तक लिखी, जिसका प्रकाशन 1929 ईस्वी में हुआ था, तो उस बुक में आदिकाल को लेकर इन्होंने कौन कौन सी बातें कही हैं, उन सभी बातों पर हम थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। तो दोस्तों, प्रमुख कथन कौन कौन से हैं ये देखते हैं। प्रमुख कथन मतलब आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा वर्णित आदिकाल के संदर्भ में प्रमुख कथन, ये कथन आपके गलत नहीं हो सकते और ये रामचंद्र शुक्ल जी के हिंदी साहित्य के इतिहास को मद्देनजर रखकर ही ये सारे कथन कहे गए हैं। तो सबसे पहले बात है, प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। अब आपसे प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाएगा कि ये प्राकृत क्या है, ये अपभ्रंश क्या है, इन सब बातों को मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। अब ये कथन किसका है, ये सीधे तौर पर आपको बताना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि हम आदिकाल के जो प्रमुख संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा वर्णित आदिकाल के संदर्भ में कथन पढ़ रहे हैं। तो ये जो कथन है ये भी रामचंद्र शुक्ल जी का, ये सारे कथन रामचंद्र शुक्ल जी के हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, जो हिंदी भाषा है हमारी, हिंदी का प्रादुर्भाव कहाँ से हुआ, तो सबसे पहले जो भाषा थी हमारे पास संस्कृत थी। उसके बाद संस्कृत से थोड़ा सा रूप परिवर्तित होकर पाली बनी और पाली के बाद फिर प्राकृत में, यानी कि सबसे पहला जो साहित्य आपको संस्कृत में मिलेगा, संस्कृत के बाद हिंदी साहित्य, फिर ये पाली में लिखा गया, फिर साहित्य प्राकृत में लिखा गया और प्राकृत के बाद क्या आया, आपका अपभ्रंश आया और अपभ्रंश के बाद किसका प्रादुर्भाव हुआ, हिंदी का हुआ।
तो ये सीक्वेंस जो मैंने आपको बताई है, कई बार इनमें से 4 दे देते हैं और आपको क्रम से व्यवस्थित करने के लिए भी पूछ लेते हैं। तो ये चारों बातें तो आपको पता ही पता होना चाहिए, क्योंकि बार बार अपभ्रंश का नाम आएगा, फिर प्राकृत का नाम आएगा, तो ये भाषाएं हैं, आपको याद रखनी है ये सारी बातें। तो प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव हुआ। यही बात मैंने आपको बताई है, अभी बताई मैंने कि संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत और फिर क्या बताई मैंने, अपभ्रंश। और उसके बाद क्या आया, अपभ्रंश से हिंदी आया। तो प्राकृत की अंतिम क्या थी, अपभ्रंश थी, और अपभ्रंश की अवस्था से ही किसका, हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है, ऐसा कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। उसके बाद दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि हिंदी साहित्य का आदिकाल संवत 1050 से लेकर संवत 1375 तक, अर्थात महाराज भोज के समय से लेकर हमीरदेव के समय से कुछ पीछे तक का माना जा सकता है। अब आपको हमीरदेव और भोजदेव आपको याद नहीं करना है, क्योंकि ये एसएसटी नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य। और जब मैंने काल विभाजन पढ़ाया था, बताया था हिंदी साहित्य का काल विभाजन की आदिकाल की समय सीमा रामचंद्र शुक्ल जी ने कहाँ से कहाँ तक मानी है, तो रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल की जो समय सीमा है वो विक्रम संवत 1050 से लेकर संवत 1375 तक मानी है। ये ईस्वी नहीं है, ये बात ध्यान रखनी है। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट, यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। अगली बात है, राजश्री, राजाश्री, कवि और चारण जिस प्रकार नीति, श्रृंगार आदि के फुटकल दोहे राजसभाओं में सुनाया करते थे, उसी प्रकार अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रमपूर्ण चरित्रों या गाथाओं का वर्णन भी किया करते थे। यही प्रबंध परंपरा रासों के नाम से पाई जाती है, जिसे लक्ष्य करके इस काल को हमने वीर गाथा काल नाम कहा। अगला पॉइंट ये है कि आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा, ये बात मैंने बताई थी अच्छी तरीके से कि आदिकाल को वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया। तो इन्होंने यहाँ पर अपने इस बात की पुष्टि भी की है कि आदिकाल को वीर गाथा काल नाम क्यों दिया। इसके पीछे का कारण बताया है कि उस समय के जो कवि थे अपने राजाओं के आश्रय में रहते थे, और ये क्या करते थे, नीति श्रृंगार से संबंधित फुटकल जो थे ना, फुटकल दोहे राजसभाओं में सुनाते थे, मतलब छोटे मोटे दोहे राजसभाओं में सुनाते थे। और क्या करते थे, दोहों के माध्यम से ही उनके जो आश्रयदाता थे वो जब युद्ध जीत के आते थे तो उनके पराक्रम की, उनके चरित्र की गाथाओं का वर्णन करते थे। इसीलिए यही जो काव्य था आगे चलकर ये रासों के नाम से भी पाई जाती है। आदिकाल के अंदर हम रासो साहित्य भी पढ़ेंगे, और इन सब बातों को ध्यान में रखकर ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल को वीर गाथा काल नाम दिया। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का ही कथन है। अपभ्रंश नाम पहल वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। अब आपसे पूछे कि अपभ्रंश नाम कहाँ से मिलता है, तो ये प्रश्न पूछा नहीं गया है आज तक, लेकिन फिर भी आप हिंदी के स्टूडेंट हैं तो थोड़ी नॉलेज के लिए इसे पढ़ सकते हैं कि अपभ्रंश नाम आया कहाँ से। तो सबसे पहले वल्लभी का जो राजा था धारसेन द्वितीय, उसके टाइम के कोई शिलालेख मिले, वहाँ पर अपभ्रंश नाम आपको देखने को मिला, जिसमें उसने अपने पिता गुसेन को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि कहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा अपनी नॉलेज के लिए इसे पढ़ लेंगे। अगली बात यह है, सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की भाषा देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी की काव्य भाषा है। अब आप आदिकाल के अंदर सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य और नाथ साहित्य, 3 साहित्य पढ़ेंगे। तो इनमें से सिद्धों की बात की है, जैन साहित्य, फिर नाथ साहित्य, सिद्ध साहित्य। सिद्ध की उद्धृत रचनाओं की भाषा, यानी कि जो सिद्ध लोग थे, जो सिद्ध के अनुयायी थे, उसके जो रचनाएं थी उस समय की, उनकी जो भाषा थी वो देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश थी, यानी कि जो उस समय की भाषा थी उसमें अपभ्रंश मिक्स थी, या पुरानी हिंदी की काव्य भाषा है। ठीक है, ऐसा हम कह सकते हैं। पुरानी हिंदी की व्यापक काव्य भाषा का ढांचा
पुरानी हिंदी की व्यापक काव्य भाषा, यानी कि जो सबसे पहले हिंदी साहित्य लिखा गया था वो काव्य के रूप में ही लिखा गया था। हिंदी के साहित्य की जब शुरुआत हुई तो वो काव्य रूप से हुई थी। काव्य यानी कि गद्य से नहीं हुई थी, किससे हुई थी? पद्य से शुरुआत हुई थी। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि पुरानी हिंदी की व्यापक काव्य भाषा का जो ढांचा है ना, शोरसेनी प्रसूत अपभ्रंश अर्थात ब्रज और खड़ी बोली का था। ये पॉइंट आप सेम टू सेम एज इट इज़ आप इसे याद कर लें, क्योंकि ये जो बोलियां हैं, अपभ्रंश के 5 रूप आपको आगे पढ़ने को मिलेंगे जब बोलियों के हम टॉपिक करवाएंगे तब। तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। जो हमारी पुरानी हिंदी है उसका ढांचा कहाँ से है? शोरसेनी से संबंधित है। शोरसेनी क्या है? अपभ्रंश का ही एक भाग है। अर्थात ब्रज और खड़ी यानी कि पश्चिमी हिंदी, इसी के अंदर पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत फिर 5 बोलियां आती हैं, 5-6 बोलियां आती हैं। ये सब बाद में पढ़ेंगे, बस इस पॉइंट को आप ऐसे कैसे याद कर लें। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट कथन है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। और ये कथन इन्होंने विद्यापति के संदर्भ में कहा था कि अधिकतर लोग क्या कहते थे, विद्यापति को कई लोग भक्त मानते थे, कई लोग विद्यापति को आध्यात्मिक मानते थे। तो इनके बारे में क्या कहा रामचंद्र शुक्ल जी ने कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी बताया है। तो विद्यापति के संदर्भ में ये जो कथन है आपको सेम टू सेम थोड़ी सी इसके शब्द याद रख लें ताकि आपको पता चल जाए कि ये बात किसने कही गई। ये जब मैंने पेपर दिया था यूजीसी नेट का तब भी ये कथन पूछा गया था, तो आपको याद रखना है। अब इसके बाद आता है महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियां हैं आदिकाल की, और ये मैं अभी नहीं करवाऊंगी, ये मैं इसकी एक अलग से वीडियो लेकर आऊँगी। तो आज हम थोड़ा सा आदिकाल के बारे में जो मुख्य मुख्य बातें हैं उन सभी को हम पढ़ लेंगे। अब आदिकाल को अभी तक जो मैंने सारे कथन बताए वो रामचंद्र शुक्ल जी को लेकर थे। अब महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ते हैं जिनका आदिकाल के बारे में आपको पता होना चाहिए, फिर हम टॉपिक टू टॉपिक हमारे स्टार्ट हो जाएंगी बातें। प्राकृताभास हिंदी का तात्पर्य है, यानी कि प्राकृत बताया मैंने आपको, संस्कृत, पाली, प्राकृत, फिर अपभ्रंश। तो आदिकाल में किसका बोलबाला था? अपभ्रंश का बोलबाला था। तो अपभ्रंश के साथ हमें प्राकृत का भी पता होना चाहिए। तो प्राकृताभास हिंदी का तात्पर्य है प्राकृत की रूढ़ियों में बहुत कुछ बद्ध हिंदी, ठीक है, यानी कि प्राकृत की जो रूढ़ियाँ थी उन्हीं वो हिंदी में बद्ध थी, बंधी हुई थी। कवि विद्यापति ने 2 प्रकार की भाषा का प्रयोग किया है, पुरानी अपभ्रंश का और बोलचाल की देशी भाषा का, जिसे अवट भी कहते हैं। तो आपसे अगर प्रश्न पूछ ले कि कवि विद्यापति ने कौन सी 2 प्रकार की भाषाओं का प्रयोग किया, तो पुरानी अपभ्रंश का और एक बोलचाल की जो देशी भाषा थी उस समय उसका। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये भी यूजीसी नेट में भी पूछा जाता है, तो पीजीटी टीजीटी एस्टेट में भी पूछा जा सकता है। गाहा या गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता है, ये प्रश्न पूछा जाता है। गाहा या गाथा कहने से किसका बोध होता है? आपको ऑप्शन में 4 चीज़ें मिलेंगी, संस्कृत, पाली, प्राकृत या फिर अपभ्रंश। तो आपको टिक करना है प्राकृत का, ठीक है। जैसे हमारा दोहा, दोहा कहते हैं ना हिंदी में, ऐसे ही प्राकृत में दोहे को क्या कहते थे? गाहा या गाथा कहते थे। अगला पॉइंट है इंपॉर्टेंट, दोहा या दुहा कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता था। तो दोहा या दुहा कहने से किसका बोध होता था? अपभ्रंश या लोक प्रचलित जो काव्य भाषा थी उसका बोध होता था। गाहा या गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था। दोनों ही पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण हैं। तीसरी बात है, भरत मुनि, जिसका समय जो है 3री शताब्दी था, ने नाट्य शास्त्र में, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि भरत मुनि की पुस्तक का क्या नाम था? नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र में अपभ्रंश नाम न देकर इन्होंने क्या नाम लिया? लोक भाषा को क्या कहा? देश भाषा कहा। तो ये कथन भी याद रखना है। अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी की रचना विक्रम के 7वीं शताब्दी से होने लगा था। ध्यान देना, अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी की रचना की शुरुआत कहाँ से हुई थी? अपभ्रंश की विक्रम के 7वीं शताब्दी से होने लग गई थी, ये बात याद रखनी है। अब इसमें आते हैं, जैसे कि हमने सिद्धों का नाम याद किया,
तो सिद्धों की जो संख्या थी वो 84 सिद्ध थे, लेकिन बहुत कम ही पूछते इनके नाम। तो 84 सिद्धों के नाम, यही एक ऐसी पुस्तक है जो आपको 84 सिद्धों के नाम बताएगी। और ये सिद्ध जो थे ना, अपने नाम के पीछे पा जोड़ते थे, ऐसा आपको याद रखना है। तो इनके याद हो जाएंगे। इनमें इम्पोर्टेंट कौन से थे? लुईपा, सबरपा, सरैपा और डोम्बीपा, ये इम्पोर्टेंट है। इसमें गोरक्षपा, इसका भी नाम कहीं कहीं मिल जाता है। बाकी और ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस यही इम्पोर्टेंट थे। बाकी आप भाई अपना सारा याद करना चाहो तो आप कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ 84 के सिद्धों के नाम यहाँ पर बता दूंगी, और आप कोई भी नाम देखें, सभी में क्या इन्होंने जोड़ रखा है? पा जुड़ा हुआ है सभी में। अब सिद्धों के बारे में कुछ बात यहाँ पर चल रही हैं। सिद्धों में सबसे पुराने कौन थे? तो ये सरह, सरोज वज्र भी नाम है, यानी कि जो सरह नाम है उसे और किस नाम से जाना जाता है? सरोज वज्र भी नाम है, इसके नाम से भी जाना जाता है। सिद्धों में सरहपा, सरह जो है ना, इसे आप देखेंगे तो सरहपा है इसका नाम, सरहपा याद रखना। इन्होंने दोहा कोश लिखा था। तो सिद्धों में सबसे पुराना कौन माना जाता है? सरप्पा। और सरप्पा का दूसरा नाम क्या है? सरोज वज्र भी नाम है, ये भी याद रखना है। महासुखवाद का परिवर्तन वज्रयान शाखा में हुआ। महासुख का अर्थ है आनंद स्वरूप ईश्वरत्व, प्रज्ञा और उपाय के योग से इस महासुख। ये प्रश्न आपके कहीं पर भी काम का नहीं है। लेकिन वज्रयान और सहजयान दो शाखाएं थी बौद्ध धर्म की, जिससे आपका सिद्ध वज्रयान और सहजयान, दूसरी कौन सी थी? सहजयान। तो ये बौद्ध साहित्य की दो शाखाएं थी। तो सहजयान से तो नाथ सिद्धों, नाथों का प्रादुर्भाव हुआ, और वज्रयान से किसका प्रादुर्भाव हुआ? सिद्धों का। तो ये इसलिए बता रखा है। तो सिद्धों में एक शब्द था महासुखवाद। तो महासुखवाद का प्रवर्तन कौन से शाखा में हुआ था? वज्रयान में हुआ था। और महासुख का अर्थ क्या है? आनंद स्वरूप ईश्वरत्व। ये बात याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है गोरखनाथ का नाथ मूल रूप से वज्रयान शाखा का ही एक रूप है, ये मैंने आपको बता दिया। गोरखनाथ, मत्स्येंद्र नाथ, जलंधर नाथ, ये सारे इसी नाथ परंपरा के थे। अभी मैंने बताया नाथों का प्रादुर्भाव वज्रयान शाखा से हुआ। तो गोरखनाथ जो थे, मैंने बताया नाथों का प्रादुर्भाव कौन से शाखा से हुआ? ये प्रश्न पूछा जाता है वज्रयान शाखा से। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है गोरखनाथ ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का परिवर्तन किया। ये भी याद रखना है कि गोरखनाथ जो है उसका जो नाम किससे जोड़ा जाता है? पतंजलि से जोड़ा जाता है। पतंजलि के कुछ लक्ष्य थे ईश्वर प्राप्त के लिए, वो हठ योग को सबसे महत्वपूर्ण मानते थे। तो गोरखनाथ का क्या कहना था कि इन्होंने क्या किया? पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का परिवर्तन किया। अब आपसे पूछ ले हठ योग का परिवर्तन किसने किया? तो गोरखनाथ ने किया। वज्रयान सिद्धों का लीला क्षेत्र भारत का पूर्वी भाग है, ये भी आप याद रख सकते हैं। वज्रयान और सहजयान मैंने बताया, ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। गोरखनाथ ने अपने ग्रंथ का प्रचार देश के पश्चिम भागों में विशेषकर राजपूताने और पंजाब में किया। अब गोरखनाथ का बात कर रहे हैं हम, तो इसने अपने धर्म का प्रचार किधर किया? पश्चिम भाग में किया, खासकर राजपूताने और पंजाब में। नाथों की संख्या कितनी है? नाथों की संख्या 9 मानी गई है। लोग इन्हें नवनाथ भी कहते हैं। गोरक्ष सिद्धांत संग्रह में इनका निम्न क्रम में बताया गया है। अब नाथों के जो 9 नाम है ये आपको याद रखना है। कई बार 3 इनमें से दे देते हैं और एक कोई और नाम ऐड कर देते हैं और आपसे पूछ लेते हैं कौन इनमें से नाथ नहीं है। एक तो ये याद रखनी है कि सिद्धों की संख्या कितनी थी? 84 थी। नाथों की संख्या कितनी थी? 9। अब नाथों का जो क्रम दे रखा है कौन सी पुस्तक में? गोरक्ष सिद्धांत संग्रह नामक पुस्तक में ये क्रम से बताए गए हैं सारे। तो इन्हें आप याद कर सकते हैं, जैसे नागार्जुन, जड़ भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपट, जलंधर और मलयार्जुन। अब यहाँ से जो है ना हमारा अपभ्रंश साहित्य शुरू हो जाएगा और यहाँ से हम अपभ्रंश के सारे कवि, उनकी रचनाएं, उनका प्रकाशन वर्ष
उनके महत्वपूर्ण तथ्य, ये सब हम यहाँ से पढ़ेंगे और आपके वास्तव में जो है ना क्लासेज यहाँ से शुरू हो जाएगी। जैसे इस तरीके से हम आपको कंटेंट देंगे। तो दोस्तों ये कंटेंट आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब कल की वीडियो में अपभ्रंश साहित्य की हम शुरुआत कर देंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।